Hello and welcome students to our channel UGT Academics for English. My name is Lipti Bhatia and today we are here to solve section B of Gala paper 3. Gala paper 3 का ये जो section B है ये पूरा 16 मार्क्स का होता है. आपकी टेक्स्ट बुक में से होगा, सीन होगा. ओके, इसमें आपके फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा जो होगा वो पूरा पोएम में से होगा, फर्स्ट पार्ट. ओके, सेक्शन बी का जो फर्स्ट पार्ट रहेगा वो पूरा पोएटिक रहेगा, आपकी टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोएम्स में से रहेगा. और सेकंड पार्ट जो होगा 5 मार्क्स का ही होगा और वो भी सीन पैसेजेस के साथ होगा. वो आपकी सप्लीमेंट्री फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से होगा. ये पूरे के पूरे 16 मार्क्स जो है ये बहुत अच्छी तरह से आप स्कोर कर सकते हैं. इसमें बिल्कुल मार्क डिडक्शन की चांसेस नहीं रहते हैं. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग वर्स. वर्स का मतलब होता है पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. ये पोएम आपकी कौन से चैप्टर से है? ट्रीज चैप्टर से है. ट्रीज जो पोएम है आपकी, ये स्टैंजा जो है आपकी ट्रीज पोएम में से लिया गया है. ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरांडा फ्लोर. वेरांडा फ्लोर के क्रैक्स को फिल करने के लिए पूरा जो रूट सिस्टम है वो पूरी रात काम करता है. द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास. ग्लास सीलिंग की तरफ लीव्स जो है वो पुश कर रहे. स्मॉल ट्विग्स विद स्टिफ एक्सर्शन, लॉन्ग क्रैम्प बोज शफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स. बोज को किससे कंपेयर किया जा रहा है? न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से, जो कि क्लिनिक डोर्स की तरफ जाता है कि हाँ फाइनली अब वो घर जाएंगे. उस तरह ट्रीज किसकी तरफ मूव करे? टू द फॉरेस्ट, कि वो फाइनली अब घर के कैप्टिविटी से बाहर फ्रीडम में जा सकेंगे. लेट्स सी कौन से क्वेश्चंस हैं इसमें. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू द रूट्स डू ऑल नाइट. पूरी पूरी रात रूट्स क्या काम करते हैं? क्योंकि ये पोएम आपका पूरा एंजाममेंट में है तो आपको ज्यादा आंसर फॉर्मेशन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली. All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. बिल्कुल भी poetic नहीं है. The roots work all night. Do है हमारे verb में कोई changes नहीं आएंगे, work का work ही रहेगा. The roots work all night to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. Veranda floor के cracks में काम करने के लिए roots जो है पूरी रात खुद को busy रखते हैं. How are the small twigs? Small twigs किस तरह बताए हैं poem में? Small twigs with stiff exertion, long cramp boughs are shuffling under. Okay, small twigs जो है आपके काफी ज्यादा stiff, काफी ज्यादा hard बताए हैं पोएम में. क्यों? क्योंकि वो force exert करे बाहर निकलने के लिए. The small twigs become stiff मतलब बहुत ज्यादा hard हो जाते हैं in trying to get freedom from being caught in the suffocation of the poet's house. Okay, next question is what are the boughs compared to? जैसे अभी हमने explanation देखा, boughs को compare किया जा रहा है newly discharged patient से. The long cramp bows are compared to newly discharged patients which are moving out half days to the clinic doors. क्यों? क्योंकि फाइनली अब उनको घर जाना है. उसी तरह ट्रीज जो है उनको फॉरेस्ट में जाना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिगर्स ऑफ स्पीच. इसमें आपको पूरी पोएम नहीं दी होगी, पोएम्स की एक एक लाइन दी है और उनके लिए ऑप्शंस दिए. उन्हीं में से कोई एक ऑप्शन आपका फिगर ऑफ स्पीच में करेक्ट रहेगा. फर्स्ट इज इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू. इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, अगर कभी आगे बढ़ते समय, फॉरेस्ट में आगे बढ़ते समय एक बीस्ट जो आप देख ले. इसमें अगर आप ध्यान से देखने जाएं तो कोई नॉर्मल फिगर ऑफ स्पीच आपको नहीं मिलेगी. बट जो पोएम लिखने का तरीका है वो काफी ज्यादा इन्वर्स्ड है. इन्वर्स्ड का मतलब होता है काफी वर्ड्स जो है वो ग्रामेटिकली सही नहीं लिखे हैं, उनका शफलिंग कर दिया है. इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, इफ यू व्यू अ बीस्ट, इस तरह से नहीं लिखा है. यू व्यू अ बीस्ट नहीं लिखा है. अ बीस्ट यू व्यू, इस तरह से उल्टा करके लिखा है, इनवर्स करके लिखा है, वर्ड्स को शफल कर दिया है. एलिटरेशन, एंटीथेसिस, एनास्ट्रोफी एंड ऑल ऑफ दिस. एलिटरेशन मतलब फर्स्ट लेटर्स या सिलेबल या साउंड सेम हो कुछ वर्ड्स का, वो होता है. एंटीथेसिस मींस अपोजिट वर्ड्स एंड एनास्ट्रोफी का मतलब होता है यही इन्वर्जन वाला पूरा सिस्टम. So our correct answer will be anastrophe. I pattern soft dust with my hushed bare feet. इसमें I कौन है? अमेंडा है, वो सोच रही है. With my hushed bare feet. अमेंडा जो है वो अपनी फीट्स को hushed bare बोल रही है, रफ बोल रही है. क्यों? क्योंकि वो इस स्टैंजा में ऑफन दिखाई है. ऑर्फन रहकर उनको फ्रीली घूमना है, बिना स्लीपर्स के घूमना है, क्योंकि उनकी ममा उनको नैग करी थी क्या तुमने अपने शूज क्लीन किए कि नहीं. उस पर उनकी जो थॉट्स है वो इस तरह से बोल रही है कि मुझको ऑर्फन रहना है ताकि कोई मुझे शूज के लिए नैगिंग ना करे और मैं पूरा टाइम बेयर फीट ही रहूं. तो और जो सॉफ्ट डस्ट है वो उनकी फीट को एनहेंस करे. तो ये जो एडजेक्टिव्स यूज किए गए यहाँ पे, हश्ड एंड बेयर, दीज आर ट्रांसफर्ड एपिथेट्स. पोएम में जब भी एडजेक्टिव यूज किया जाता है तो उसको ट्रांसफर्ड एपिथेट्स बोलते हैं. योर करेक्ट आंसर इज ट्रांसफर्ड एपिथेट्स. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन.
आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 5 to 6 सेंटेंसेस। पोएम में से ही लिए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस। आपको 5 क्वेश्चंस दिए जिसमें से एनी 3 आपको ऑप्ट करने हैं। सेक्शन ए की तरह ये भी 2 मार्कर्स रहेंगे। देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। विच पोएम कैन बी दिस? अगेन फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है। What does Robert Frost want to convey about hate? I think I know enough of hate. इससे Robert Frost क्या बोलना चाह रहे हैं? What does Robert Frost want to convey about hate? Hate के बारे में क्या कन्वे करना चाह रहे हैं वो, कि इतना हेट तो मैंने वर्ल्ड में देख ही लिया है, इतना आइस तो मैंने वर्ल्ड में देख ही लिया है कि आइस जो है वो सफिशिएंट है पूरी वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए। सो आई फेवर मीन्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेवर्स दैट फायर के थ्रू, लोगों की डिजायर और पैशन के थ्रू ही जो वर्ल्ड है वो डिस्ट्रॉय होना चाहिए। इतनी हेटरेट तो देख लिए कि इजीली हेट के थ्रू ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। विल सी द आंसर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट द पोएट ऑफ फायर एंड आइस, उनको बताना पड़ेगा आंसर में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट द पोएट ऑफ फायर एंड आइस wants to convey about hate which is enough dangerous to destroy the world. Hate के बारे में वो बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? That it is enough dangerous to destroy the world. The poet has used this text to convey that he has witnessed. Witness का क्या मतलब होता है? गवाह बन जाना किसी चीज का, क्या देख लेना कोई चीज को। He has witnessed hatred among people which will end the world someday. उन्हें इतनी हेट्रेड देखी है पूरी दुनिया में जो एक ना एक दिन ये दुनिया को खत्म कर देगी। The poet conveys the severe effects of human emotions in his work. In his work मतलब in his poetic work. उन्हें अपने poetic work में बताया है कि कितने सीवियर इमोशंस है लोगों के, कितनी ज्यादा हेट्रेड है जो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती है एक दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज डिस्क्राइब द टाइगर्स मूवमेंट इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। टाइगर इन द जू में से ये क्वेश्चन आपका लिया है कि टाइगर की मूवमेंट्स उसके नेचुरल हैबिटेट में, एक फॉरेस्ट में किस तरह से होंगे। इन इट्स नेचुरल हैबिटेट द टाइगर walks through long grass is aiming to catch its prey. पोयम में हमको बताया है कि जो टाइगर फॉरेस्ट में होता है तब वो लॉन्ग ग्रासेस में से धीरे धीरे स्लाइड करता है, धीरे धीरे मूव करता है ताकि किसी को पता ना चले, जो प्रे है, जो प्लम्प डियर होता है वेल के पास में या कहीं पर भी, तो उसको पता ना चले कि कोई वाइल्ड एनिमल आ रहा है। वो इतनी शांति से आता है और जब वो बहुत ही करीब होता है तब वो जाके हंट करता है। द टाइगर टेरराइजेस द विलेज। सेकेंड चीज वो क्या करता है अपने नेचुरल हैबिटेट में से, फॉरेस्ट बाउंड्री पे जाके या फिर पास का विलेज जो है उसकी बाउंड्री तक जाके लोगों को डरा देता है। द टाइगर टेरराइजेस द विलेज विथ इट्स शार्प व्हाइट टीथ एंड क्लॉज स्टैंडिंग अराउंड द हाउसेस एट द बाउंड्रीज ऑफ द फॉरेस्ट। दिस विल बी योर आंसर फॉर टाइगर्स मूवमेंट इन इट्स नेचुरल habitat. I will suggest you to write along with the video and not just take a screenshot of it. Okay? It will help you only. Next question says, how does the poet create humor? Humor मतलब कैसे उनने अपनी पोएम को फनी बना लिया है। इन द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स वाली पोएम में उनने किस तरह से ह्यूमर क्रिएट किया है, सारे रीडर्स को किस तरह से उन्हें अट्रैक्ट किया है। इन द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स द पोएट क्रिएट्स ह्यूमर फॉर द रीडर्स बाय नॉर्मलाइजिंग द ड्रेडफुलनेस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। सारे वाइल्ड एनिमल्स की ड्रेडफुलनेस को नॉर्मलाइज किया है उन्हें। नॉर्मलाइज मतलब बहुत ही कैजुअल तरीके से उन्हें बोला है कि एनिमल्स आएंगे, आप इस तरह से नोटिस करेंगे, वो आपको हंट कर लेंगे, आप पे स्क्रैच करेंगे आपका बॉडी, आपको ईट कर लेंगे, आपको बहुत टाइटली वो हग कर लेंगे बेर, ठीक है। इस तरह से उन्होंने सारे एनिमल्स के बारे में बताया, बहुत नॉर्मलाइजली, बहुत कैजुअली उन्हें बताया। क्रिएटेड बाय वाइल्ड एनिमल्स, जो ड्रेडफुलनेस एनिमल्स क्रिएट करते हैं उसको उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से बता दिया। द पोएट हैज गिवन अ पोएटिक इफेक्ट टू द डेंजरस अटैक ऑफ सच एनिमल्स अपॉन लोकल पीपल इन अ सिंपल मैनर। उन्हें किस तरह से बताया, द पोएट हैज गिवन अ पोएटिक इफेक्ट, किसको पोएटिक इफेक्ट दिया उन्हें, लोकल पीपल पे जो वाइल्ड एनिमल्स का या एनिमल्स का डेंजरस अटैक होता है उसको बहुत ही सिंपल मैनर में उन्हें पोएटिक इफेक्ट दिया है। एज इट वुड हेल्प देम आइडेंटिफाई द एनिमल, कि अगर आपको कभी ऐसा आपके साथ हो जाता है तो तब आप आइडेंटिफाई कर सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज कार्ल सैंडबर्ग, हु इज कार्ल सैंडबर्ग नाउ। आप सोचेंगे ये नाम तो कोई भी स्टोरी में नहीं था, बट ये नाम जो है आपकी फॉग पोएम के पोएट का है। कार्ल सैंडबर्ग रेफर टू अ कैट व्हाइल डिस्क्राइबिंग द फॉग। फॉग को डिस्क्राइब करते हुए कार्ल सैंडबर्ग जो है वो ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। इन द शॉर्ट पोएम, वेरी शॉर्ट पोएम फॉग, Carl Sandburg refers to a cat while describing the fog to create a metaphor among the two. दोनों के बीच में मेटाफर क्रिएट हो रहा है। मेटाफर मतलब इनडायरेक्टली दो अलग अलग चीजों का
जो चीजें कभी मैच ही नहीं हो सकती, उनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है, उसमें सिमिलैरिटी ढूंढ करके बिना उनको सिमिलर प्रूफ किए बस उनको बोल देना कि ये चीज इससे मिलती है। उनने वैसे सीक्रेटली इनडायरेक्टली मेटाफर क्रिएट किया अमंग द टू, हु टू, द फॉग एंड द कैट। क्या सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में? द पोएट हैज कंपेयर्ड द फॉग अराइविंग ओवर अ रैंडम सिटी विद अ कैट कमिंग टू द प्लेस। किसी भी रैंडम स्पेस में जब कैट आती है बिल्कुल दबे पांव आती है, उसी तरह दबे पांव या फिर कोई किसी को पता चले बिना स्लोली मूव होते होते फॉग भी आ जाता है, क्लाउड्स आ जाते हैं, और जब वो क्लाउड्स जाते हैं तब भी कुछ देर तक हम देख रहे हैं कि हाँ क्लाउड्स हैं, फिर कुछ देर बाद जब हमारा ध्यान जाता है तब तक में फॉग क्लाउड्स पूरे के पूरे जो होते हैं वो सिटी हार्बर कहीं से भी हट जाते हैं। उस तरह कैट का भी उसी तरह स्नीकी वे में आती है, स्टीलदी मैनर में आती है। ड्यू टू देयर सिमिलर स्नीकी मैनर, स्नीकी मतलब चुप चुप कर आना, द फॉग लाइक अ कैट स्टेज फॉर अ वाइल, कुछ देर रहते हैं कैट की तरह, जैसे कैट आई कहीं पर बैठी थोड़ी देर और फिर वो चली जाती है दबे पांव, उसी तरह फॉग आता है, कुछ देर रहता है और फिर वो दूसरे सिटी में चले जाता है। एंड स्लोली लीव्स द स्काई अबव द सिटी एंड द हार्बर, और सिटी और हार्बर के ऊपर का स्काई वो कुछ देर में ही लीव कर लेता है। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस क्वेश्चन, Why did Custard cry for a nice safe cage? Custard जो है ड्रैगन हमारा टेल ऑफ कस्टर्ड वाली पोम में, वो नाइस सेफ केज के लिए क्यों हमेशा रोता रहता है? Why is the dragon called a cowardly dragon? और उसको कावर्ड क्यों बोल रहे हैं बाकी एनिमल्स? Custard the dragon cried for a nice safe cage as it was a coward in the small house of Belinda. The dragon is called as cowardly dragon as it was a rebel against the braves. Among the braves मतलब रेबल मतलब एक इंसान जो हमेशा अलग होता है। जैसे सब लोग अगर लॉन्ग हेयर्स रख रहे हैं तो रेबल जो है वो शॉर्ट हेयर रखेगा, सब लोग व्हाइट कपड़ों में आए हैं तो रेबल उसी दिन ब्लैक या कोई और कलरफुल कपड़ों में आएगा। सच पीपल और सच डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड एज रेबल। तो वो क्या बोल रहे हैं कि कस्टर्ड ड्रैगन को कावर्डली ड्रैगन बोला जा रहा था क्योंकि सब एनिमल्स खुद को बहुत ब्रेव बोस्ट करते थे और कस्टर्ड जो था वो हमेशा नाइस सेफ केज के लिए क्राई करता रहता था। उसको हमेशा अपने लिए एक छोटा सा अलग केज चाहिए रहता था बेलिंदा के व्हाइट हाउस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। जैसा हमने आगे डिस्कस किया, अब आपको 2 पैसेज आएंगे। दिस इज योर फर्स्ट पैसेज, इसमें से 3 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क ईच के। यह आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है द थीफ स्टोरी। अनिल मेड हिज मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल के घर पे आता है हरी सिंह। हरी सिंह उसका फेक नेम होता है। वो स्टीलिंग के लिए आता है, अनिल को रॉब करने के लिए आता है, लेकिन फिर उसको वहां पर बहुत अच्छा फील होने लगता है। वो कहीं एक बार तो रॉबरी करके चला भी जाता है, अगर आपने स्टोरी पूरी पढ़ी है, पर फिर उसको अच्छा नहीं लगता है क्योंकि अनिल ने उसके साथ काफ़ी नाइसली बिहेव किया था, तो वो वापस भी आ जाता है। यहाँ पर हमको बता रहे हैं उसी दिन की बातें कि जब उन्हें हरी सिंह ने देख लिया था कि अनिल अपने बेड के नीचे पैसे जो है वो टक इन करके रख रहे हैं, तो उनने किस तरह से प्लान किया और फिर रॉबरी एग्जीक्यूट की। हाउ डिड अनिल मेक हिज लिविंग? अनिल ने किस तरह अपनी लिविंग करी? मेड मनी अलग होता है, लिविंग अलग होता है। लिविंग मतलब अपना घर चलाने के लिए उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था? ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्वेयर वे टू मेक अ लिविंग। अ क्वेयर वे टू मेक अ लिविंग मतलब एक बहुत ही अनयूजुअल तरीका, वो मैगजीन्स के लिए लिखकर अपनी मेन लिविंग करते थे। Anil made his living by writing for magazines. What does Hari Singh mean by saying I had not done anything in my line of work? कहाँ लिखा है उन्होंने ये चीज़? I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping के लिए जब उनको ग्रोसरी के लिए कुछ पैसे मिलते थे तो उसमें से एक पार्ट ले लेते थे। Had not done anything in line of my work. In line of my work मतलब जो बड़ा हाथ साफ करते हैं वो अपने कस्टमर्स पे या अपने बॉसेस पे, वो उनने काफ़ी टाइम से नहीं किया है। बस डेली ग्रॉसरीज में जो छोटा मोटा वो हेरा फेरी करते हैं, उसके अलावा उनने मेन वर्क स्टीलिंग के बेसिस पे कुछ भी अभी तक नहीं किया है। हरी सिंह मीन्स बाय दिस टेक्स्ट दैट ही हैज़ नॉट स्टोलन एनीथिंग सिंस ही मेट अनिल। जब से वो अनिल को मिले तब से उनने बड़ी रॉबरी, बड़ा स्टीलिंग एक भी नहीं किया है। वाई वॉज अनिल द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन अकॉर्डिंग टू हरी सिंह? हरी सिंह के बेसिस पे, उसके समझ के हिसाब से अनिल सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन क्यों था? अकॉर्डिंग टू हरी सिंह अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन एज ही अलाउड हिम टू कम एंड गो एज ही प्लीज एंड गेव हिम अ की। उनने इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया था हरी सिंह पे कुछ ही दिनों में, विद इन अ मंथ और सो, कि उनने घर की की भी उनको दे दी और उनको बोला जब भी तुमको आना है या घर से जाना है यू कैन गो, मूव इजीली। नेक्स्ट पैसेज विल बी फ्रॉम योर चैप्टर भोली। भोली एक गर्ल है छोटी सी जो कि अच्छी नहीं दिखती है, उसकी पॉक मार्क्स हैं,
उसको पूरे फेस पे, और उसकी फैमिली भी जो है उसको उसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करती है, अपने बाकी चिल्ड्रन से भोली को अलग तरह से ट्रीट करते हैं। एक बार स्कूल जब उनके टाउन में ओपन हुई थी गर्ल्स के लिए प्राइमरी स्कूल, तो फोर्सफुली भोली को स्कूल भेजा जा रहा था और भोली को समझ में नहीं आ रहा था कि स्कूल कैसी जगह है। उनसे हमेशा लोग इतनी बुरी तरह से बिहेव करते कि उनको अब ये चीज़ भी कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट हो रहा था कि स्कूल में कहीं मुझसे और बुरा बिहेव ना हो जाए। बल्कि स्कूल में एक टीचर उनको मिलती है जो उनसे काफ़ी ज़्यादा पोलाइटली बात करती है, और हम देखेंगे कि उनका स्कूल का फर्स्ट डे कैसा रहा। रीड द पैसेज एंड विल आंसर द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड भोली होप फॉर। भोली क्या होप कर रही थी अपने स्कूल के फर्स्ट डे? शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, के एक इनमें से ही। वो जब क्लास में पहुंची तो उन्हीं की एज की काफ़ी सारी गर्ल्स वहाँ पर बैठी थी, तो वो ये उम्मीद कर रही थी कि शायद इन्हीं में से कोई उनकी फ्रेंड बन जाए। भोली होप फॉर befriending someone of the girls she saw on her first day of school। वो फर्स्ट डे जो गर्ल्स को मिलती हैं या देखती हैं, वो सोच रही थी कि शायद इनमें से कोई मेरी फ्रेंड बन जाए। लेकिन जब वो जाकर बैठती हैं और टीचर उनसे नाम पूछती है, पर वो स्टैमरिंग कर रही होती है, उनसे उनका नाम भी पूरा बोला नहीं जाता है, तो वो सब की सब गर्ल्स उन पर मॉकिंग करने लगती है, उनका मजाक उड़ाती हैं। What did भोली do in the classroom? What fascinated her? क्लासरूम में उन्हें क्या किया और उनको क्या फैसिनेट कर रहा था? भोली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था टीचर्स जो बोल रही थी। सो शी लुक्ड एट द पिक्चर्स। उन्हें पिक्चर्स दिखे वॉल पे, और जो कलर्स थे वो सब के सब उनको बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रहे थे कि क्या क्या देखा उन्हें, कौन कौन से एनिमल्स के पिक्चर देखे, या फिर वी विल राइट दैट इन आंसर। डिड है हमारा, डू में हम वर्ब लिखेंगे जो भी भोली ने परफॉर्म किया क्लास में। परफॉर्म मतलब परफॉर्मेंस नहीं दे दिया उन्हें जो भी काम किया क्लास में, राइटिंग किया, रीडिंग किया, या फिर पिक्चर्स को देखा। सो उसके पीछे हम डिड यानी पास्ट फॉर्म लगा देंगे। भोली लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑफ द वॉल ऑफ द क्लासरूम। उन्होंने पिक्चर्स देखी क्लासरूम की वॉल्स पे जो लगे थे। शी वॉज फैसिनेटेड, और क्या फैसिनेट किया उनको? शी वॉज फैसिनेटेड विद द कलर्स ऑफ द पिक्चर्स। वो पिक्चर्स में जैसे कि हॉर्स, गोट, पैरट, काउ, आप इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं कि हॉर्स जो था वो ब्राउन कलर का था, द ब्राउन हॉर्स, और द गोट लाइक देयर नेबर वन ब्लैक गोट, और ग्रीन पैरट, और द काउ दे हैड। इस तरह से आप थोड़ा सा लेंदी भी कर सकते हैं, बट 1 मार्क का एक क्वेश्चन है आपका, तो इतना आंसर सफिशिएंट होगा। विद द कलर्स ऑफ द पिक्चर सच एज दैट ऑफ हॉर्स, गोट, काउ और पैरट एटसेट्रा। ओके, ये सब पिक्चर्स वो देख रही थी और ये उनको बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रही थी। दिस इज ऑल फॉर योर सेक्शन बी। सेक्शन बी 16 मार्क्स फुल्ली स्कोर हो चुका है आपका, अगर आपने ये वीडियोस ध्यान से देखिए और पूरा साल आपने प्रैक्टिस भी करिए। साथ साथ में क्वेश्चन आंसर्स है तो प्लीज़ लिखते जाइएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स।